जो कंटेंट कवर करने जा रहे हैं वो है, हम मनी का मतलब देखेंगे, मनी क्या चीज है, फिर हम देखेंगे कि एसबीपी और रिजर्व सिस्टम क्या चीज होती है, फिर हम देखेंगे बैंक्स और मनी सप्लाई कैसे रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, फिर हम देखेंगे फेड्स टूल्स ऑफ मनी कंट्रोल क्या है। अभी एसबीपी क्या है, फेड क्या है, मनी क्या है, ये चीजें सारी आगे आप लोगों को बतानी है, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले मनी का मीनिंग देख ले कि मनी है क्या। मनी इज एनी आइटम दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेट्स। याद रहे, मनी के दो काम है जो कि जनरली एक्सेप्टेड एज द पेमेंट फॉर एनी गुड एंड सर्विसेज। लेट्स से किसी ने कोई डब्बा लिया तो उसके अगेंस्ट वो गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे पे कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मनी को यूज किया जाता है फॉर द रीपेमेंट्स और डेट्स। किसी ने मनी ही आपसे ली है एज अ लोन और मनी ही आपको वापस दे दी है एज अ डेट, ठीक हो गया। तो मनी बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसको जनरली एक्सेप्टेड है, जिसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट के लिए, दूसरा डेट्स की पेमेंट के लिए। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की। मनी फंक्शन किस तरीके से करती है, ठीक है। सबसे पहली बात कि मनी सर्व्स एज अ लिक्विड एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज या फिर इनटू मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का बेसिक पर्पस, मनी जिस चीज के लिए इन्वेंट की गई थी, मनी का बेसिक पर्पस एज ए लिक्विड एसिड रखा गया था। मनी को एक करेक्टरिस्टिक असाइन की गई थी कि मनी एक ऐसी चीज होगी जो कि लिक्विडिटी परफॉर्म कर सके। लिक्विडिटी का बेटे मतलब होता है उसको कन्वर्ट कर सके किसी भी चीज में। हाँ, अगर आप जैसे आपके पास कोई पेन है, ठीक है, आपका पेन है अपना, उस पेन को आप कन्वर्ट करके आप कोई और चीज बना सकते हो। बनाने से मुराद है आप अपने दोस्त को कहो कि मेरा ये पेन ले लो और मुझे आप कोई और चीज दे दो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है आपका पेन, तो आपके पेन की जो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी वो लिक्विड हो जाएगी, ठीक है। कहने के उसमें लिक्विडिटी पावर है कि वो कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली लिक्विडिटी से मुराद है कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है, कन्वर्ट इसमें हो सकता है। अब आगे बात करते हैं कि मनी के एक्चुअली फंक्शंस कितने हैं। मनी के बेटे 3 फंक्शंस है। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज से क्या मुराद है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज से मुराद है फॉर बाइंग थिंग्स। मनी के जरिए आप चीजें खरीद सकते हो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है यानी कि मनी दे दो, चीजें ले लो। सेकंड फंक्शन है मनी का यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट से मुराद है किसी चीज की प्राइस करना। जो आपका रुपया पैसा है, जो आपका मनी है, वो किसी भी चीज की प्राइसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपने किसी चीज की प्राइसिंग करनी है, लेट से आपकी एकेडमी है, ठीक है, आपने उधर अपनी जो सर्विसेज टीचिंग सर्विसेज दे रहे हो, उस टीचिंग सर्विसेज को वैल्यू करना है। कैसे वैल्यू करोगे, उसको वैल्यू करोगे आप पैसे के जरिए। आप पैसे के जरिए अपने टीचर्स को वैल्यू करोगे कि इस टीचर की इतनी सैलरी होनी चाहिए, इसकी मैंने अगर टीचिंग सर्विस लेनी है तो मुझे इसके लिए इतना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई पेन पेंसिल कॉपी स्टेशनरी की शॉप है, वहां पे डिफरेंट चीजें बेचते हो, तो उन चीजों की जो आप लोगों ने प्राइसिंग की हुई है, बेसिकली वो यूनिट ऑफ अकाउंट किया हुआ है। वो मनी का आपने सेकंड फंक्शन परफॉर्म किया यूनिट ऑफ अकाउंट का। थर्ड मनी का फंक्शन है बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू से मुराद है आप पैसे को सेव भी कर सकते हैं। तो पैसा बेसिकली किन 3 चीजों के लिए काम आता है। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि चीजें खरीदने के, यूनिट ऑफ अकाउंट यानी कि चीजों को प्राइस करने के काम आता है, तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि पैसा सेव भी किया जा सकता है। ये 3 बेसिक मनी के फंक्शन है, बेसिक फंक्शन याद रहे कि मनी के और बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन ये 3 वाहिद फंक्शन है जिनको बेसिक फंक्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं मनी की काइंड्स की कि मनी कितनी तरह की होती है। सबसे पहले बात करें, मनी बेसिकली 2 तरह की होती है, होती तो बहुत टाइप्स के, लेकिन जो उसकी मेन टाइप्स है वो 2 तरह की बनाई गई है। सबसे पहले कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी से बेटे मुराद है टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कॉमोडिटी विद इंस्टिंक्ट वैल्यू। कॉमोडिटी होता है कोई चीज, ठीक है, चीजों को ऐसा मनी बनाना। अगर इसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है जी। टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी विद इंस्टिंक्ट वैल्यू। अब यहाँ पे वो अपना जो कि पहले जमाने में हुआ करता था, जिसको नाम दे दिया जाता था बार्टर सिस्टम का, ठीक है। अब उसने इतने सारे एप्पल्स यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। ये जो शीप है इसकी वैल्यू इंस्टिंक्ट वैल्यू यानी कि ये इतने एप्पल्स के बराबर है। अगर ये शीप इतने एप्पल्स के बराबर नहीं होगा तो ये ट्रांजेक्शन मुमकिन नहीं है। अगर यहाँ पे एक एप्पल दे दिया गया और उसके बदले एक बड़ा सारा शीप मांग लिया गया, तो दिस एप्पल डज नॉट हैव इंस्टिंक्ट वैल्यू। इंस्टिंक्ट वैल्यू से मुराद है
उतनी ही उसकी कदर कीमत होनी चाहिए जितनी दूसरी चीज की है। तो शीप विल बी इक्वल टू दिस मच ऑफ एप्पल। तो ये बहुत पहले जमाने में हुआ करता था। सेकंड जो हमारे पास स्टेप हुआ है फियाट मनी, मनी विदाउट इंस्टिंक्ट वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू रखी नहीं जाती लेकिन यूज्ड एज अ मनी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट डिक्रेट। गवर्नमेंट डिक्रेट से मुराद है कि गवर्नमेंट ने बाय लॉ उस एक चीज को एक्सेप्टेबल करार दे दिया कि आपको चीज चाहिए तो आप उसको एज अ मनी इस्तेमाल करो और जाके ले लो। वो मनी क्या है, वो हमारे कॉइन्स या यूएस डॉलर, यूएस की बात करें क्योंकि यूएस डॉलर्स और करेंसी ऑफ एनी अदर अकाउंट, एनी अदर इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की करेंसी की जिसकी इंस्ट्रिंग वैल्यू ना हो लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया हो, एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट इस्तेमाल किया हो, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू अकाउंट इस्तेमाल किया हो, तो उसको फियाट मनी कह दिया जाता है। जस्ट लाइक दिस कि गवर्नमेंट ने ये वाला गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट लॉ ये चीज एक्सेप्टेबल हुई, ये एक पर्टिकुलर नोट या पर्टिकुलर कॉइन्स एक्सेप्टेबल हुए, अब इनके जरिए आप किसी भी मार्केट में जाके अपनी चीजें खरीद सकते हो। अगली बात आती है सेकंड टॉपिक की, द एसबीपी एंड द रिजर्व सिस्टम। एसबीपी से मुराद है बेटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है जी, हेडक्वार्टर इसका जो है कराची पाकिस्तान में मौजूद है। अब हमने बात करनी है कि एसबीपी किस तरह फंक्शन करता है, क्या क्या मेन रोल है जो एसबीपी प्ले करता है। सबसे पहले बात बता दी जाए कि द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आर गवर्न्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1956। एसबीपी परफॉर्मिंग इट्स फोर बेसिक फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन ये फोर बेसिक फंक्शंस एसबीपी परफॉर्म करता है। सबसे कि फ्रेमिंग एंड ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करता है। आगे मैं बताती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। ठीक है, अलबत्ता एसबीपी जो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मॉनेटरी पॉलिसी को चलाता है। ठीक है, सेकंड थिंग ये कि रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक जो का सबसे बड़ा बैंक होता है तो वो तमाम अपने से छोटे यानी कि कमर्शियल बैंक्स को वॉश आउट करता है, उनकी सुपरविजन करता है, उनको रेगुलेट करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद है वो फाइनेंशियल बैंक के वो म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स एंड ये ऑल दीज थिंग्स। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को होल्ड करता है। फिर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट इन अकाउंट्स, सेटलमेंट करता है ऑफ पेमेंट इन अकाउंट्स की। अब बात करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है एसबीपी और रिजर्व सिस्टम के साथ का। तो बेटे रिजर्व सिस्टम के लिए सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंसिडर किया जाता है। लेकिन अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं क्या? Open market operation is a tool used by a central bank to inject funds based on the liquidity requirements from the banking system via the purchase or sale of eligible securities. अगर बैंक में पैसा खत्म हो रहा हो तो बैंक जो है वहां से सिक्योरिटीज खरीदता है, यानी कि बैंक अगर सिक्योरिटीज खरीदे और बैंक्स को फंड्स प्रोवाइड करने के लिए तो दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है जी, एसबीबी कंडक्ट्स फोर टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू मैनेज सिस्टम्स लिक्विडिटी, यानी कि अपने रिजर्व सिस्टम को कैरी ऑन करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चार किस्म के ओपन मार्केट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। पहला है इंजेक्शंस, जिसको रिजर्व रेपो कहा जाता है, जो कि टैकल करता है शॉर्ट मार्केट पोजीशंस, यानी कि शॉर्ट रन की मार्केट पोजीशंस जो होती है उनको देखता है। सेकंड है मोप अप, जिसको कहा जाता है रेपो, मोप अप रेपो टू टैकल लॉन्ग मार्केट पोजीशंस। अगर शॉर्ट मार्केट पोजीशंस को देखना है तो इंजेक्शंस यानी कि रिजर्व रेपो, लॉन्ग रन को देखना है तो मॉप अप यानी कि रेपो। थर्ड है इसका आउटराइट सेल ऑफ और परचेज, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट, आउटराइट सेल एंड परचेज कर दी जाती है। फोर्थ है बाय मोर्चल यानी कि इस्लामिक मोड या फिर डेफर्ड पेमेंट्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने रिजर्व सिस्टम को कैरी करने के लिए बाय मॉड्यूल को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, थर्ड इसका टॉपिक है कि बैंक्स एंड मनी सप्लाई। अभी बेटे एक्चुअली मैं आप लोगों को बिल्कुल सरसरी सा पढ़ा रही हूँ और सरसरी सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों का इस पे सिर्फ और सिर्फ नो हाउ आपको इस टॉपिक की होनी चाहिए। इसके डेप्थ में इंशाल्लाह ताला आफ्टर मिड हम लोगों ने कवर करना है। ऑल तो आप लोगों के सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से माइनर एज अ माइनर आपने उसको ट्रीट करना है। इन द डेप्थ इंशाल्लाह ताला आफ्टर मिड हम लोग इसको कवर अप करेंगे। ठीक हो गया। बैंक्स एंड मनी सप्लाई की अगर बात की जाए तो बेटा बैंक्स जो होते हैं कैन इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, डिपॉजिट्स एंड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। बैंक्स के पास पैसा आना है, ठीक है,
बैंक्स जो है डिमांड डिपॉजिट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और मनी सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी में। सबसे पहले बात कर दीजिए बैंक रिजर्व की, कि बैंक से एक टर्मिनोलॉजी निकलती है बैंक रिजर्व्स की। रिजर्व्स बेसिकली बेटे वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि बैंक रिसीव तो करता है लेकिन उनको लोन आउट नहीं कर सकता। आपका पैसा, अगर आपने ये कहा कि ये मैंने रिजर्व रखवाया है, तो बैंक बेटे आपका पैसा रख तो सकता है लेकिन आपके पैसे को लोन आउट करने में इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरी टर्मिनोलॉजी जो निकलती है वो ये कहती है कि in a fractional reserve banking system, bank hold a fraction of money deposited as a reserve and lend out. रिजर्व में तो ये हो गया ना, आपने जो पैसा दिया बैंक उसको लोन आउट नहीं कर सकता। लेकिन एक और बैंक के पास सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। इसमें क्या करता है, बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स आते हैं उसमें से कुछ फ्रैक्शन को वो एज अ रिजर्व रखता है और उसमें से कुछ फ्रैक्शन को लोन आउट कर देता है। अब वो लोन आउट कैसे करता है, द फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल डिपॉजिट दैट द बैंक हैज टू कीप एज अ रिजर्व इज कॉल्ड रिजर्व रेशो। अब फ्रैक्शनल रिजर्व में से जो बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखता है उसको रिजर्व रेशो बोल देते हैं। ठीक है। अब बात आती है बैंक मनी कैसे क्रिएट करता है। अब बैंक प्रिंट तो नहीं करता ना, प्रिंट सिर्फ सेंट्रल बैंक मनी कर सकता है और प्रिंट के अगेंस्ट उसको गोल्ड रिजर्व रखने पड़ते हैं। तो कमर्शियल बैंक जैसे बैंक मनी क्रिएट कैसे करते हैं। अच्छा जी, व्हेन अ बैंक मेक्स अ लोन फ्रॉम इट्स रिजर्व्स द मनी सप्लाई इंक्रीज। अब मैं आप लोगों को ये बताने लगी हूँ कि बैंक बेसिकली आमतौर पर बैंक पैसे कैसे बनाता है। बेटे बैंक जब आपसे डिपॉजिट्स लेता है ना, उनको एज अ लोन रिजर्व्स इस्तेमाल करता है। उन लोन्स के ऊपर जब वो इंटरेस्ट कमाता है तो उसको पैसे अर्न होते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा लोन होंगे, जितने ज्यादा बैंक रिजर्व्स होंगे, उतनी ज्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्रिएट होगी। बैंक के पास लोग क्या कहते हैं, अपने रिजर्व रखवाना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा बैंक के पास रखवा रहे हैं। तो बैंक में क्या हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है। बैंक उसी पैसे को मार्केट में या इकोनॉमी में लोन आउट करना स्टार्ट कर देगा अगेंस्ट अ स्मॉल इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है जी। द मनी सप्लाई इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक। जितनी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट होगी उतनी ही मनी सप्लाई बाहर बढ़ेगी। ठीक है जी। डिपॉजिट्स इनटू अ बैंक आर रिकॉर्डेड एज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब बैंक में लोग पैसा रखवाते हैं तो ये बैंक का लाइबिलिटी बन जाता है कि उनको आपने वापस करना है। जब बैंक अपने से वो रिजर्व वाला पैसा, उसमें से एक फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ पैसा लोन आउट कर देता है तो वो उसके एसेट्स बन जाते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं द फेड्स टूल ऑफ मनी कंट्रोल। अब ये फेड क्या है, फेड के बारे में से एक छोटा सा आप लोगों को मैं बात बता दूं। अब लोगों को पता होना चाहिए कि बेटा फेड जो है ये, जैसे हमारा है ना एसबीपी सेंट्रल बैंक है, इस तरह फेड यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक है। यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक की बात इसलिए की जाती है क्योंकि वर्ल्ड बैंक वहां पर मौजूद है और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्ट फेड के साथ एसोसिएटेड है। तो वहां पे जो पॉलिसीज फॉलो की जाती है ओवरऑल तकरीबन हर इकोनॉमी में वही पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली फेड मनी को कैसे कंट्रोल करते हैं, द फेड रिजर्व सिस्टम इज द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी, कुछ इस किस्म का इसका लोगो होता है। ठीक है। मनी कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर हम लोग 3 सवाल के जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ द फेड इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व। अब रिजर्व बैंक है, बैंक के पास रिजर्व्स तो आने ही आने हैं, लेकिन उन रिजर्व्स की क्वांटिटी को फेड कैसे कंट्रोल करता है, पहला ये सवाल। दूसरा सवाल कि हाउ अगेन स्टार्ट करते हैं। मैं बता रही थी कि सेकंड क्वेश्चन जो है हाउ द फेड इन्फ्लुएंस द रिजर्व रेशो। जब वो क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स को डील करता है तो उसके बाद उसे रिजर्व रेशो को भी देखना है कि कैसे फेड कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया था कि रिजर्व रेशो क्या होती है, अगर आप लोग अभी पिछली स्लाइड थोड़ी सी माइंड में हो तो रिजर्व रेशो वो चीज है जो कि बैंक डिसाइड करता है कि ये पैसा मेरे पास आया है, लोगों ने डिपॉजिट करवाया है, इसमें से इतना रिजर्व रख लो और इतना पैसा लोन आउट कर लो। तो जो पैसा वो रिजर्व रखता है उसको रिजर्व रेशो बोल दिया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड है प्रॉब्लम्स इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। कि मनी सप्लाई को अब जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं मनी सप्लाई के दौरान, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कंट्रोल कैसे करता है, भी इसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। पहला क्वेश्चन हमारा था कि सॉरी हाउ द फेड इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स। लेकिन उससे पहले ये देख ले कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मैंने आप लोगों को पिछली साइड में बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। बेटे बेसिकली
मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो पॉलिसीज आती है जिसके जरिए इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। पहली पॉलिसी का नाम है फिस्कल पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। बेटे जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास उसका होल्ड होता है। उस मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो रिजर्व रेशियो, मनी को कंट्रोल करना, इन सारों की पॉलिसीज उस मॉनेटरी पॉलिसी के एजेंडे के नीचे डिसाइड करती है। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी adopted by the monetary authority of the country। हर कंट्री का मॉनेटरी अथॉरिटी उसके सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। यूएस में फेड को कह दिया जाता है, पाकिस्तान में एसबीपी को कह दिया जाता है। इस जहां जहां का सेंट्रल बैंक है उनकी वो मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पे काम करती है। अब फेड जो है कैन यूज 4 टूल्स ऑफ टू अचीव द मॉनेटरी पॉलिसी गोल। अब जब फेड ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके 4 गोल होते हैं। पहला गोल होता है उसका डिस्काउंट रेट, सेकेंड गोल उसका होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट, थर्ड गोल होता है उसका ओपन मार्केट ऑपरेशन, फोर्थ गोल उसका है इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स। अब ये जो जितने 4 के 4 टूल है ना, ये उन तमाम सवालात में इस्तेमाल होंगे जो 3 क्वेश्चंस हमने पूछे हैं। यानी कि इन चारों के चारों टूल्स में से उन 3 सवालात को जवाब देते हुए कौन कौन से टूल हमारे जो फेड है वो यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन था हाउ द फेड इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व। तो सबसे पहले वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि अपने पिछले 4 टूल्स में से एक टूल इस्तेमाल करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का, सेकंड टूल इस्तेमाल करता है डिस्काउंट रेट का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो कहता है कि द फेड कंडक्ट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस व्हेन इट बायज गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम और सेल गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू द पब्लिक। जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जो है आपका फेड यानी कि सेंट्रल बैंक परचेज करता है और पब्लिक को बेच देता है, दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है जी। व्हेन द फेड बाय गवर्नमेंट बॉन्ड द मनी सप्लाई इंक्रीज। लेट्स से कि मैंने बताया था ना फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लोनेबल फंड मार्केट की बात करते हैं, वहां पे फंड्स खत्म हो गए हैं, ठीक है, वहां पे पैसा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वहां पे मौजूद स्टॉक्स या सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट खरीद लेगी। जब गवर्नमेंट ने खरीद लिया तो गवर्नमेंट ने उस लोनेबल फंड मार्केट में उसके खरीदने का अगेंस्ट क्या दिया, पैसा दिया। पैसा आने से लोनेबल फंड मार्केट में पैसा इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से जो फेड है क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स को कंट्रोल करती है, इनके इंक्रीज करती है। दूसरा सोल्यूशन इनके पास होता है अपने 4 सोल्यूशंस के अंदर से, दूसरा सोल्यूशन है डिस्काउंट रेट, इसके लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, उससे पहले ये बता दूं कि द मनी सप्लाई डिक्रीजेस व्हेन द फेड सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अच्छा, डिस्काउंट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स दैट फेड चार्जेस टू कमर्शियल बैंक्स। हमें जो जब हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं ना लोन लेने, तो हमें जो वो लोन के ऊपर थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा, जिसको सूद कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। लेकिन जब छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स स्टेट बैंक से जाके यानी कि अपने सेंट्रल बैंक से जाके लोन लेते हैं, क्योंकि उनको भी लोन की जरूरत होती है, तो उन्होंने लोन कहाँ से लेना है, वो लोन लेते हैं जाके अपने सेंट्रल बैंक से जाके लेते हैं। अब सेंट्रल बैंक जब उनको लोन देता है तो उसके ऊपर वो उनसे इंटरेस्ट लेता है। अब जब सेंट्रल बैंक वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहा है बेटा, उस इंटरेस्ट को नाम दे दिया जाता है डिस्काउंट रेट का। यानी कि अगर पब्लिक अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करे तो वो इंटरेस्ट है, अगर कमर्शियल बैंक अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करे तो वो डिस्काउंट रेट है। ये याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आम आवाम अपने लोन वाले पैसे के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट देती है तो उसको इंटरेस्ट कहते हैं। सेंट्रल बैंक अपनी अमाउंट के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट देता है तो उसको डिस्काउंट रेट कह दिया जाता है। और ये डिस्काउंट रेट चार्ज कौन करता है, फेड चार्ज करता है। फिर इसके बाद है कि रिडक्शन इन डिस्काउंट रेट इनकरेज बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द फेड एंड इन टर्न इंक्रीज लोन टू देयर कस्टमर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है हाउ द फेड इन्फ्लुएंस द रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो को वो इन्फ्लुएंस कैसे करता है, तो वो अपने टूल्स में से एक टूल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का अपनाता है, दूसरा पेइंग इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है बेटे, रिजर्व रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अ चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट द बैंक्स that holds in reserve directly impacts the bank's ability to increase loans and therefore the money multiplier। जब तक वो रिजर्व रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करता, बैंक्स उसके अगेंस्ट नहीं चार्ज करते तो मनी कंट्रोल नहीं हो सकते। ठीक है, इफ द फेड इंक्रीजेस द रिजर्व रिक्वायरमेंट द बैंक्स कैन नॉट लोन एज मच एज द मनी सप्लाई फॉल्स। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट फेड इंक्रीज कर दे तो बैंक ज्यादा से ज्यादा मनी को लोन आउट या मनी लोन नहीं कर सकते हैं। अ रिडक्शन इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। इसके बाद बात आती है पेइंग इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स। व्हेन द बैंक होल्ड्स रिजर्व्स ऑन डिपॉजिट एट फेड
फेड पेज एन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फेड डिस्काउंट रेट ही चार्ज करे। समटाइम्स क्या होता है, अगर किसी बैंक ने फेड के पास अपना रिजर्व रिक्वायर, यानी कि लोन नहीं लिया, रिजर्व रिक्वायर है, तो जब रिजर्व वो वापस लेगा कमर्शियल बैंक, तो बैंक वो जो है फेडरल बैंक, इनके आपका सेंट्रल बैंक, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट पे करेगा, जिसको नाम दे दिया जाता है पेइंग इंटरेस्ट ऑन रिजर्व। ठीक है, हायर द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द फेड, मोर रिजर्व्स बैंक विल बी चूज टू होल्ड। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है सेंट्रल बैंक यानी कि फेड बैंक पे करेगा, उतनी ही ज्यादा बैंक्स पसंद करेंगे अपने रिजर्व्स को सेंट्रल बैंक में रखना। सेकेंड है कि प्रॉब्लम्स इन मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल में प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको कैसे कंट्रोल करता है? द फेड्स कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इज नॉट प्रिसाइज। फेड मस्ट रेसल विद द टू प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग तो उसने फॉलो कर लीजिए, यानी कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंक से मैं दोबारा बताती हूँ क्या मुराद है, कि आपके पास जो डिपॉजिट्स आए हैं उसमें से कुछ पैसे लोन आउट कर दिए और कुछ पैसे एज अ रिजर्व रख लिए। ठीक है, उसके दौरान में उसको दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। द फेड डज नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी दैट हाउस होल्ड चूज टू होल्ड एज अ डिपॉजिट इन बैंक। बैंक जो आपका है सेंट्रल बैंक यानी कि फेड जो है यूएस का सेंट्रल बैंक, वो ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि लोग कितना पैसा जमा करवाएंगे। लेट्स से कि बैंक ने बजट प्लान बनाया कि भाई 2,000 रुपया हमारे बैंक में आएगा ही आएगा, हो सकता है लोग इंटरेस्टेड हो ही ना, लोग सिर्फ और सिर्फ 1,000 तक की कलेक्शन हो लोगों से, यानी कि लोगों से रिजर्व कलेक्शन जो है वो सिर्फ 1,000 रुपए की हो, इन्होंने अपना 2,000 का बजट बनाया, तो इस चीज को इन्फ्लुएंस फेडरल बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक नहीं कर सकता। सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम है, द फेड डज नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंकर्स चूज टू लेंड। बैंक्स अपने लोगों को कितना लोन दे दें ये फेड कंट्रोल नहीं कर सकता। बैंक चाहे तो अपने बैंक में मौजूद सारा का सारा पैसा लोन आउट कर दे, चाहे तो अपने बैंक के पैसे में से थोड़ा सा पैसा लोन आउट कर दे। इस चीज की कंट्रोलिंग की पावर फेड के पास नहीं होती है। तो उनका कंक्लूजन अगर बात की जाए तो बैंक लोन आउट देयर डिपॉजिट्स। जब बैंक अपने लोन डिपॉजिट्स को लोन आउट करता है, दे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जाहिर सी बात है, जब बैंक के पास डिपॉजिट आया, उस डिपॉजिट में से फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे थोड़ा सा पैसा लोन आउट कर दिया, तो मार्केट में क्या गया, इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हो गया। ठीक है, बिकॉज द फेड कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट बैंकर्स चूज टू लेंड द मनी और द अमाउंट हाउस होल्ड चूज टू डिपॉजिट, द फेड कंट्रोल्स द मनी सप्लाई इज इम्परफेक्ट। अब जितना भी बैंक के पास रिजर्व आया है उसने वो मार्केट में लोन आउट कर दिया है। अब फेड इसके अंदर कंट्रोल नहीं कर सकता कि कितना पैसा बैंक को आया, कितना पैसा बैंक ने लोन आउट कर दिया। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो फेड जो है फेडरल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम यानी कि आपका आपके भी अपने कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो ये कह देता है कि मनी सप्लाई इन परफेक्ट है। तो यहाँ पे बेटे हमारे टॉपिक का एंड होता है, जो कि हमने पेज नंबर 323 से 339 तक कवर किया था।